हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हम टॉपिक्स इसमें क्या कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो रहेगा, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसके बाद हम जाएंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जब ये कर लेंगे उसके बाद जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ जो है ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है एक नेपाल की केस स्टडी बचेगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बताऊं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, देखो कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंपाइलेशन है या सेट कहो। कंपाइलेशन मतलब कि हमने जो है बहुत सारी चीजों को एक जगह कंपाइल कर दिया है या उनका सेट बना दिया है। अब ये सेट किसका बनाया है, वो बनाया है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। मतलब बहुत सारे हमने क्या किए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स को एक साथ कंपाइल कर दिया है, उनका सेट बना दिया है। किसके, किसी भी नेशन के, किसी भी स्टेट के या किसी भी सोशल ग्रुप के, जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि वहां की गवर्नमेंट की क्या पावर्स एंड ड्यूटीज रहेंगी, और साथ में जो कुछ गारंटी है, मतलब कुछ राइट्स होते हैं किसके, उस देश में रहने वाले लोगों के, उनको क्या करते हैं, ये गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर एक लाइन में अगर हमसे पूछेगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें क्या बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंपाइलेशन और सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप, जो कि दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू द पीपल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कही है कि सेट ऑफ रूल्स या कंपाइलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स या रूल्स कही है। सब चीजें सेम है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। मुझे आशा है, मुझे होप है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम शिफ्ट करेंगे कि एग्जैक्ट कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी या क्या हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो हम जो है अभी हमारा सेकंड टॉपिक था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहां मैंने 4 पॉइंट्स जो है यहां लिखी हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, कीवर्ड्स पर ध्यान रखना, फ्रेमवर्क्स एंड फंक्शनिंग टू द गवर्नमेंट। मतलब एक तरीके से क्या है कि ये जो है ना गवर्नमेंट को हमारी फ्रेमवर्क बना करके देता है कि भाई तुम्हें इस तरह से जो है हमारी कंट्री पर रूल करना है। और दूसरा क्या है, फंक्शनिंग, मतलब किस तरह से जो है वो तुम्हें रूल करना है। क्योंकि है क्या, देखो बच्चों, है ये कि हमारे क्या है, एक तरीके से ये गवर्नमेंट पर लिमिटेशंस जो है वो लगा करके रखता है, ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कैसा फ्रेमवर्क और फंक्शनिंग जो है वो हमारी गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड कराता है कि तुम्हें जो है इनके अकॉर्डिंग ही जो है कंट्री को रूल करना है, और कैसे कंट्री को रूल करना है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है। समझ आया, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है बच्चों, कि जो भी हमारे कंट्री के लॉ हैं उसके सामने सब बराबर है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, सपोज डेट की एक रिक्शा पोलर है, ठीक है, एक है आपका प्रेसिडेंट। अगर मान लो कि अगर किसी के मर्डर करने की सजा जो है वो फांसी होगी, अब चाहे ये हमारा लॉ जो है वो बना दिया गया है, तो होगा क्या, चाहे ये रिक्शा पोलर मर्डर करे, ठीक है, या मान लो ये हमारे राष्ट्रपति या हमारे कंट्री के बहुत ज्यादा अमीर जो हैं
वो इंडिविजुअल है कोई भी, वो अगर मर्डर करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारी सजा जो है वो फांसी होगी, तो दोनों ही जो है इस रूल के सामने बराबर होंगे, चाहे ये हो या ये हो, दोनों में को ही फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसे अमीर समझ करके छोड़ दिया जाएगा और अगर रिक्शा पोलर करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, रूल ऑफ लॉ हमारी कंट्री में है। एक तरीके से क्या है, सोशल इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी क्या है कि पहले हमारे यहाँ क्या चलती थी, अनटचेबिलिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे यहाँ अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब के साथ क्या क्या हुआ है वो सबको पता है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ मंदिर है तो जो हमारे एससीज होते थे, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। या स्कूल्स में देखा होगा अंबेडकर को कि क्लासरूम में एंटर नहीं करने दिया जाता था। या जिस कुएं से ब्राह्मण लोग जो है वो पानी पीते थे उससे पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो मतलब पूरी तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज थी कि अपर कास्ट के लोग जो है वही सारी उन्हें फैसिलिटीज या प्रिविलेजेस मिलेंगी और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो समझ में आया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, अब हम कोई कंपाइलेशन बनाएंगे, उसमें रूल्स लिख देंगे और उसमें कर देंगे कि भाई ऐसा है, सबके जो है सामाजिक तरीके से मतलब सोशली जो है इक्वलिटी रहेगी, तो आप नहीं कर पाओगे ये सब। ठीक है, तो समझ में आया क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या है, पहले पॉलिटिकल पावर क्या थी, वो अपर कास्ट के लोगों के हाथ में रहती थी, लोअर कास्ट के लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। अब जो है हमने मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर रखा, आपको पता है कि मतलब इतनी एज का वो इंडिविजुअल होगा तो ये इलेक्शन लड़ सकता है। या सबसे अच्छा क्या है कि हमने सीधा सीधा रूल बना दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ। ठीक है, यूएएफ क्या कहता है कि जो भी 18 प्लस का है, जो भी 18 प्लस ईयर्स का कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, वोट करेगा। तो एक तरीके से क्या है, अगर ये हमने मेंशन कर दिया है तो क्या होगा इससे कि जो हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो इंश्योर हो जाएगी। ठीक है, बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हमारे कंट्री के जो है अमीर लोग कह देते भाई जो गरीब लोग हैं वो जो है वोट नहीं करेंगे, हमारी पार्टिसिपेशन रहेगा और हम ही वोट करेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे और सरकार हमारे लिए ही काम करेगी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में क्या था, इकोनॉमिक सेक्टर में भी यही था कि जो अपर क्लास के लोग थे उनको क्या मिलती थी, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती थी, उन्हें ही प्रमोट किया जाता था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपको सीधा सीधा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। प्रीएम्बल में आपको सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी की साफ साफ बात की गई है। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है कि इट प्रमोट्स सिटीजन पार्टिसिपेशन। मतलब भैया और आगे पढ़ो देखो, एंड सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रूल। एक बात बताओ, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में बीजेपी है, ठीक है, या कांग्रेस है। तो बच्चों क्या होगा, सपोज डेट की बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी क्या करेगी कि भी हमें जो है हिंदू लोगों ने वोट दिया है, या कांग्रेस कहेगी कि हमें मुस्लिम लोगों ने वोट किया है, ठीक है, हम मुस्लिम ही लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। या बीजेपी कहने लगेगी कि हम हिंदू लोगों को भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बस। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी रूल हो जाएगा। ठीक है, एक पक्षीय शासन हो जाएगा। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इसको हमें इसे सेव करता है। ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो समझ में आया। और सीधा सीधा क्या है कि इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम सीधा गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो हमारा क्या है, लोगों का क्या है, पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता है। ठीक है, और क्या है सबसे बढ़िया चीज कि हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड ये कराता है बच्चों। मतलब कि हमारे कंट्री में किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी कास्ट के साथ, किसी भी जेंडर के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। या अब हमारी गवर्नमेंट हमको जो है वो कह करके नहीं बता सकती। मतलब हमें क्या है, तो आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। मतलब तुम्हें किसी के भी अगेंस्ट बोलने की पूरी क्या है, फ्रीडम है। मतलब अगर गवर्नमेंट तुम्हारे साथ गलत करेगी तो क्या है,
तुम उसके खिलाफ बोल सकते हो। अगर ये बताओ कि अगर ये कंपाइल नहीं होता, ये इसका हमारे पास सेट नहीं होता, क्या तुम बोल पाते? गवर्नमेंट तो तुम्हें घर से उठवा लेती। अब क्या है, तुम्हारे पास एविडेंस हो गया कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो समझ में आया क्यों आवश्यकता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे, जो कि हमारे कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि हमें जो है इनकी वजह से जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की है वो हमें नीड है, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक था वो था फीचर्स, कि एग्जैक्ट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट मतलब क्या क्या विशेषताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो यहां हम 4-5 पॉइंट में वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, पहली हम अपने फीचर से बात करते हैं। तो पहला फीचर है हमारा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कहां का? ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि क्या क्या है, 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और आपको 12 शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे अच्छा फीचर्स तो हमारा यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा रिटन फॉर्म में, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, रिजिडिटी मतलब जिस चीज को तुम चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी तो आप जान सकते हो कि उसमें फ्लेक्सिबल होती है चीज, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिजिडिटी भी दिखाई देगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देगी। अब वो कैसे दिखाई देगी, अब ये मैं बताता हूं। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि आपको देखने मिलेगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स, मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिजिडिटी हो गई। बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं उनको आप जो है अमेंड कर सकते हो, जैसे कि आपको अमेंडमेंट जो है बार बार देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीएसटी वाला हो, चाहे वो एंग्लो इंडियंस को रिमूव करने वाला हो, बहुत सारे आर्टिकल अमेंडमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिजिडिटी भी दिखाई देगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा क्या है? फेडरल सिस्टम। अच्छा, ये फेडरल वर्ड किससे बना है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब होता है मोर देन टू या मोर देन 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आपको 2 या 2 से ज्यादा स्टेज पर जो है गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। अब फेडरलिज्म हमारे यहाँ कैसे देखने को मिलेगा भैया? हमारे यहाँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाई देगी, स्टेट गवर्नमेंट दिखाई देगी, और तुमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो क्या दिखा तुमको? 3 टियर लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई दी, मतलब फेडरलिज्म है। लेकिन कैसा फेडरलिज्म है? विद यूनिटरी बायस, मतलब ज्यादातर पावर आपको किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। समझ आया? अब वो कैसे है? देखो, हमारे यहाँ जो मतलब सब्जेक्ट है कि कौन किस पर जो है वो लॉ या कानून बनाएगा, वो 3 लिस्ट है हमारे यहाँ, ठीक है। अब वो 3 लिस्ट में कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, एक आ जाएगी स्टेट लिस्ट, और एक आ जाएगी आपकी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब जो सेंट्रल लिस्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन कंकरेंट लिस्ट पर दोनों गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। लेकिन कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगी। मान लो कि एक टॉपिक है, उस पर जो है वो हमें लॉ बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ और कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ और कह रही है, दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। तो डिस्प्यूट के केस में जो है बच्चों, जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो एक तरीके से पावर जो है वो बायस है किसकी तरफ? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। अब दूसरा क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पार्लियामेंट दिखेगी, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो है सबका मतलब एक जगह, जो भी हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक जगह बैठेंगे और देश के लिए क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। तो ऐसा आपको दिखाई देगा हमारे दिल्ली में, हमारी जो है क्या है? पार्लियामेंट है, ठीक है। तीसरा
नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देखो इंटीग्रेटेड क्या, इंटीग्रेटेड यहाँ हट के थोड़ा सा तो बच्चों यहाँ इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ अगर तुम कोर्ट देखोगे तो एक दिखाई देगा क्या, सुप्रीम कोर्ट, एक दिखाई देगा क्या, हाई कोर्ट, और दूसरे क्या दिखाई देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाई देंगे। ठीक है, अब होता क्या है, सब आपस में इंटीग्रेट है, मतलब क्या है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मान लो अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे ऊंचे लेवल का कोर्ट है। ठीक है, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट क्या है, अगर कोई भी फैसला देता है, कोई भी उसका जजमेंट आता है, वो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कि इंटीग्रेटेड हमारे यहाँ जुडिशियरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, अपना कोई भी जजमेंट जो है वो सुनाने के लिए, या अपना जो भी फैसला होगा, ये जो है मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर फोर्स कर ले, या कोई भी हमारे जो यहाँ के कंट्री के जो मतलब अपर लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वो फोर्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी जो जुडिशियरी है वो पूरी तरीके से क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, सबसे बढ़िया यही है कि हमारे कंट्री में आपको देखो, हमारा कंट्री एक कैसा है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मतलब दुनिया भर के लगभग सारे रिलीजन जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, हमारे कंट्री में क्या होगा कि कोई भी जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी, मतलब स्टेट या गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, वो सारे रिलीजन को बराबर के इक्वल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके चलेगी। ठीक है, तो एक फीचर्स हमारा ये भी हो गया। चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम है, देखो हमारे यहाँ क्या है, देखो तीन बॉडी तुम्हें दिखाई देंगी, एक क्या होगी, एक होगी एग्जीक्यूटिव, एक होगी लेजिस्लेटिव, और एक क्या होगी जुडिशियरी। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव जो लॉ फॉर्मेशन का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, जुडिशियरी जो इसको इनको इंटरप्रेट करने का काम करती है। तो एक दूसरे को ये चेक एंड बैलेंस भी करते रहते हैं, ताकि कोई भी बॉडी अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सके। तो एक तरीके से ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स थे किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आगे हम बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाओगे तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपको वो आर्टिकल 12 से 35 तक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारे जो है वो आर्टिकल्स आएंगे, जैसे कि देखो किस किस से रिलेटेड आएंगे, इक्वेलिटी से, मतलब राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी से रिलेटेड तुम्हें कौन कौन सा आर्टिकल मिलेगा, 14 से 18 तक, मतलब 14, 15, 16, 17, 18 ये क्या क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे सारे डिटेल में। अभी हम डिटेल में बहुत नहीं जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 ही देख लो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, या राइट टू एजुकेशन, आपको पढ़ने की पूरी तरीके से आजादी है, आर्टिकल 21A आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये सारी हमारी क्या है, फ्रीडम्स हैं। ठीक है, तो यह आपको राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं एक बार और बता रहा हूं कि हम ये सब कुछ जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में खाली आर्टिकल्स के ऊपर ही जो है हम बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो में कभी और इनको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको किस किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा, 23 एंड 24। अगर बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन से रिलेटेड जो है फ्रीडम आपको किस किस आर्टिकल में देखने को मिलेंगी, 25 से 28 तक। ठीक है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है बच्चों, और सबसे बढ़िया आर्टिकल जो आपके हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, या गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 32, जो कि क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो अब इसको गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
क्यों बोला जाता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो गार्जियन की बात करो, अगर आपके साथ कोई भी बाहर का आदमी कुछ गलत करता तो आप गार्जियन के पास जाते हो शिकायत लेकर के। उसी तरह से क्या है, अगर कोई सा भी फंडामेंटल राइट तुम्हारा वायोलेट होता है तो सीधा तुम इसकी शिकायत लेकर के कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों आज इतना ही, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब में हल्ला मचा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर